नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लब हाउस में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया हर्षवर्धन को खोजते हुए क्लब हाउस में आती है और वह हर्षवर्धन को डराती है। हर्षवर्धन भी गिल्टी होने की वजह से अपनी नजरें चुरा रहा था। ये देखते हुए अनाया उसे घूरते हुए बोली, इस तरह से नजरें चुराने से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, और वह भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। ये कहते हुए उसकी आवाज़ जरा भारी हो गई थी और वह हल्का हल्का सा कांप भी रही थी। ये देखकर हर्षवर्धन तुरंत उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, आई एम सॉरी, इसमें मेरी गलती है, मैं लापरवाह हो गया था, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अनाया गुस्से में उसे पीछे धकेलते हुए बोली, इसे लापरवाही नहीं कहते, इसे जानबूझकर की हुई नजरअंदाजी कहते हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हारी जिंदगी की सेफ्टी मेरे लिए क्या मायने रखती है। तुम फिर भी लापरवाह हो गए और तुमने किसी बेकार सी बकवास के लिए इतना गुस्सा किया। क्या तुम्हारे लिए सच में मीनल देवी की बातें इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि तुमने अपने फिजिकल कंडीशन पर भी ध्यान नहीं दिया? पहले की बात अलग थी, लेकिन तुम जानते हो अगले कुछ महीनों के लिए तुम्हारी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, फिर भी तुम लापरवाही कर रहे थे। वही अनाया का गुस्सा और उसकी बातें सुनकर हर्षवर्धन को सच में गिल्टी महसूस हुआ। वह अनाया को तुरंत अपने गले लगाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी बेबी, सच में इस बार में गलत था। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। वह जानती थी कि वह हर्षवर्धन से जीत नहीं सकती या फिर उसे बहस नहीं कर सकती। हर बार वह हर्षवर्धन की बातों से पिघल जाती थी। उसकी नज़दीकी ही उसका गुस्सा शांत करने के लिए काफ़ी थी। वह अपनी नज़रें हर्षवर्धन से हटाते हुए पीछे खड़े हुए सेक्रेटरी रजत से बोली, और रजत, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? और अगर उसे गुस्सा आया था तो तुम मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते थे। क्या तुम भूल गए हो मैंने पिछली बार तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? ये सुनकर रजत डरते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, वो बॉस ने मना किया था। ये सुनकर अनाया छोटी आंखें करते हुए बोली, और तुम्हारे बॉस ने कहा और तुमने मान लिया? तुम्हारे लिए मेरी ऑर्डर्स कोई मायने नहीं रखते। ये सुनकर रजत तुरंत आगे आया और एक घुटने पर बैठते हुए सिर झुकाकर बोला, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसे सच में डर लग रहा था। वहीं अनाया की बातें सुनकर हर्षवर्धन, जो पहले गुस्से से बौखला रहा था, वह उसे शांत करवाते हुए बोला, बीवी शांत हो जाओ, उसमें उसकी गलती नहीं है। ये सुनकर अनाया उसे वापस घूरते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो। फिर वह विक्की सहगल और जितेंद्र राणा की ओर देखते हुए बोली, और तुम दोनों कहने को तो हर्षवर्धन के दोस्त हो और इतने लापरवाह हो। वैसे मिस्टर राणा, आपसे तो मुझे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिस्टर विक्की की तुम भी इतनी लापरवाह हो। वहीं अनाया की डांट सुनकर और उसकी बातें सुनकर सच में कमरे में हर किसी का मुंह बंद था। इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड किंग और इतने बड़े बड़े लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले सभी लोग अनाया की डांट किसी बच्चे की तरह सुन रहे थे, जैसे उन लोगों ने सच में कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। वैसे यह अनाया का अपना नेचर नहीं था, ये तो उसकी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स थे, जो उसके इमोशंस को हद से ज़्यादा सबके सामने शो कर रहे थे। पहले की बात होती तो अनाया बस हर्षवर्धन को साइलेंट ट्रीटमेंट देती, बाकी किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन इस बार अनाया की प्रेगनेंसी और उसके मूड स्विंग्स उसके कंट्रोल पर हावी हो गए। वही विक्की सहगल भी माफ़ी मांगते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत हो जाए, पहले बैठिए। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी को बैठाता है और पीछे खड़े हुए रोबोट शिजुका से कुछ ड्रिंक लाने को कहता है। उनके साथ सेक्रेटरी बेला भी आई थी, जो उन सबको डांट पड़ता हुआ सुनकर हंस रही थी। वही उसे हंसता हुआ देखकर रजत खड़ा हुआ और धीमे से उसके पास जाते हुए बोला, तुमने बहुत हंसी आ रही है, देखते जाओ मैं भी तुम्हें किस तरह से डांट खिलाता हूँ। ये सुनकर बेला तुरंत चुप हो गई। उसे पता था कि इस लोमड़ी जैसे इंसान के पास जरूर कोई ना कोई चाल होगी। वह उसे बहस नहीं करना चाहती थी। तभी जितेंद्र राणा अनाया को देखते हुए बोला, वैसे तुम गुस्से में और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। ये चीज़ उसने कुछ फ्लर्टी अंदाज में कही थी। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, लगता है मुझे मल्हार अंकल से बात करने की ज़रूरत है। उनका बेटा कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी हो रहा है, उन्हें बहू खोजने की ज़रूरत है।
ये सुनकर जितेंद्र हड़बड़ा गया। उसे नहीं पता था कि उसका फ्लैट उसी पर बाउंस होकर आ जाएगा। वह हर्षवर्धन को देखता है, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हारी बीवी सच में बम है। विक्की भी हंसते हुए बोला, अब मिला जैसे को तैसा। तुम बहुत उछल रहे थे, अब बोलो। तभी अनाया हर्षवर्धन को देखते हुए बोली। उसने चेक किया तो हर्षवर्धन का ब्लड प्रेशर अभी भी हाई था। वह हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ? तो हर्षवर्धन बोला, नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शांति हूँ। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ? तभी वह अपनी वॉच में कुछ डिटेल पढ़ते हुए बोली, ठीक है चलो, मैं तुम्हें शांत करवाने के लिए ले जाती हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बीवी कहना क्या चाहती हो? तो अनाया बोली, जाहिर सी बात है, चलो शिकार पर चलते हैं। कुछ कुत्तों के पर निकल आए हैं, उसे काटने की जरूरत है। वैसे तो ये काम मेरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें शांत होने की जरूरत है, और शांत होने के लिए शिकार करना सबसे अच्छी बात होती है। ये सुनकर हर्षवर्धन भी अपनी बीवी के इंटेंशन इरादे समझ गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी बीवी उसे कहाँ ले जा रही है। बस वह भी उसके साथ खड़ा हो गया। वहीं उसके पास बैठे हुए विक्की सहगल और मल्हार राणा भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, हम भी चलेंगे। मुझे भी देखना है कि तुम इस खड़ूस का गुस्सा शांत कैसे करती हो। वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। ये सुनकर अनाया भी उसे इतराते हुए बोली, बिल्कुल जरूर देख लेना, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तुम डर मत जाना, और वहाँ पर अपनी जान की रक्षा करना तुम्हारा अपना कर्तव्य होगा। ये सुनकर मल्हार राणा का इंटरेस्ट और बढ़ गया, और वह बोला, मुझे एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, चलो फन करने चलते हैं। विक्की भी तुरंत सहमत हो गया, उसे भी मारपीट पसंद थी। अनाया विक्की सहगल से बोली, चलो हम पीछे के दरवाजे से चलते हैं। और हाँ मिस्टर विक्की, अपने किसी भरोसेमंद आदमी से कहना अंडस्को कि हर 15 से आधे घंटे में इस कमरे में ड्रिंक सर्व करें। उसके अलावा अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, और इस कमरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वह सब के सब गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग क्लब के पिछवाड़े गए। वहां पर एक बड़ी सी कार खड़ी थी। वह काफी अलग और मॉडिफाइड कार थी। सभी लोग पीछे के दरवाजे से अंदर बैठ गए। वहां पर चारों ओर बैठने की सीट थी, और बच्चे में एक लंबा आकार का टेबल था। हर्षवर्धन और अनाया शान से एक सोफे पर पास पास बैठकर बातें कर रहे थे। भी ड्राइविंग सीट पर अभी भी सेक्रेटरी बेला बैठी हुई थी, और उसके पास सेक्रेटरी रजत बैठा हुआ था। बाकी सभी लोग पीछे बैठे थे। कार जैसे ही वहां से चली, जितेंद्र राणा गंभीर आवाज में बोला, अब बताओ कि इतना छुप छुप बाहर क्यों निकाला है हमें? क्या हम पर कोई नजर रख रहा था? ये सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, एक नहीं कई सारी लोग, तुम पर नजर रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वहां पर हमें रातों की परछाई बनकर जाना है। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। हमें बस अपना काम खत्म करना है और वहां से निकल जाना है। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। तभी विक्की सहगल बोला, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं भाभी? कुछ सोचकर अनाया बोली, जब मंजिल आ जाएगी तो पता चल जाएगा, तब तक के लिए खामोश रहो। ये सुनकर जितेंद्र राणा उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, जगह का नाम मत बताओ, लेकिन जहां पर हमें शिकार करना है उस जगह का थोड़ा बहुत विवरण तो दे दो, ताकि अगर हमारी जान पर बने तो हम जिंदा लौट पाए। ये सुनकर अनाया ने तुरंत अपनी वॉच में कुछ किया। सामने पड़े हुए टेबल पर एक 3D डायमेंशनल मॉडल ऊपर आ गया। उसे देखते हुए अनाया बोली, इसे गौर से देखो, हम यहीं पर शिकार करने जा रहे हैं। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पर एक अंडरग्राउंड बेस है। ऊपर 3 मंजिला बिल्डिंग है। आसपास का एरिया बहुत ज्यादा हाईली गार्ड से घिरा है। हमें इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद करना है, किसी की भी नजरों में आए बिना और किसी भी तरह का शोर किए बिना। यहाँ तक कि पीछे एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। ये सुनकर हर कोई एक्साइटेड हो गया। विक्की सहगल एक साइड आवाज में बोला, कितने लोग होंगे वहाँ? ये सवाल सुन अनाया शैतानी आवाज में बोली, कम से कम 1000 से ऊपर, और वह भी हाईली ट्रेन। ये सुनकर वहां बैठे हर किसी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अनाया उसे मजे करने के लिए नहीं मौत के मुंह तक ले जा रही थी। जितेंद्र राणा उसे घूरते हुए बोला, क्या सच में तुम यहाँ पर मजे करने के लिए जा रही हो? वह भी इतनी खतरनाक जगह पर, और सिर्फ चंद लोगों के साथ? तुम्हें लगता है इतनी ज्यादा ट्रेन लोगों के बीच हम ऐसे ही चले जाएंगे?
और बिना किसी नुकसान के वापस लौट आएंगे, वह भी इतने मुट्ठी भर लोग के साथ। ये सुनकर अनाया नजरें चुराते हुए बोली, तुम तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा काबिल नहीं समझते? क्या तुम इतनी छोटी सी बात नहीं संभाल सकते? लगता है मिस्टर राणा सिर्फ हवा में बातें करने में माहिर है, कुछ काम करने में नहीं। ये सुनकर जितेंद्र राणा गुस्से में बोला, ठीक है, लेकिन हम बिना तैयारी के आए हैं, हमें कुछ हथियारों की जरूरत पड़ सकती है, तुम्हें उसका तो इंतजाम करना ही चाहिए। ठीक है, मैं अपने लोगों से कहता हूँ, वह लोग कुछ लेकर आएंगे। ये सुनकर अनाया बोली, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वह कार का एक और बटन ऑन करती है, जो टेबल बीच में थी। वह कार के अंदर फोल्ड होकर चला गया और वहां से कुछ और बक्से बाहर आए और सामने की ओर से भी एक स्क्रीन नीचे आई, जिसमें भी कुछ और चीज रखी हुई थी। अनाया बोली, इसमें सारी चीज है, ले लो, अपने इस्तेमाल के मुताबिक, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वह बॉक्स उठाती है और हर किसी को एक एक ईयरपीस देते हुए बोली, इसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद वह लोग शहर से बहुत ज्यादा दूर एक सुनसान इलाके में आ चुके थे, या फिर कह सकते हैं किसी जंगल के एरिया में आ चुके थे। वह लोग जैसे ही नीचे उतरे, अनाया उस जंगल को देखते हुए बोली, हमारा मजा यहीं से शुरू होता है। वहां पर बस चंद लोग मौजूद थे। अनाया नीचे उतरी और पीछे की डिक्की को दिखाते हुए बोली, यहाँ पर कुछ ग्लव्स और मास्क है और कुछ जैकेट भी है, अपना हुलिया छुपाने के लिए तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इतना बोलकर उसने डिक्की खोल दी। सभी लोगों ने अपने हिसाब से जैकेट चुने। वह जैकेट ना ही लंबे थे ना ही छोटे थे, हाथों में ग्लव्स, सर पर काली टोपी, चेहरे पर मास्क, कई सारे अलग अलग हथियार और छोटे छोटे वेपन लेकर वह लोग जंगल को देखने लगे। अनाया ने अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़ा हुआ था, जो उस जंगल का लेआउट दिखा रहा था। अनाया एक जगह पर इशारा करते हुए बोली, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये जंगल का बाहरी एरिया है। बाहरी एरिया में ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कम से कम 50 लोग हैं जो जंगल की बाहरी सुरक्षा को देखते हैं। तुम में से उसे कौन निपटेगा? उनकी ताकत औसत है। क्या होगा आगे जंगल में? और क्या वो लोग जिंदा वापस आएंगे? और क्या होगी यह कोई चाल? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।